नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीता मैया की धरती सीतामढ़ी में जाकर 65 वोल्ट के झटके की बात करते हुए नजर आ रहे थे। इस बीच 94 सेकंड का एक वीडियो भी आया कि किस तरह से स्ट्रांग रूम की बिजली कट गई, सीसीटीवी बंद हो गए, एक पिकअप वैन पहुंची और इसके बाद एक बार फिर से वोट चोरी का मामला सामने आने लगा है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है कि M+M के फॉर्मूले ने बिहार में मुख्यमंत्री तो तय कर दिया है। आखिर बिहार में चल क्या रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से बिहार की धरती से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर भाई। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू थैंक यू। सबसे खैर पहला से सवाल तो यही सबसे पहला सवाल तो यही, हम असली मुद्दे M+M के फॉर्मूले पर आएंगे। लेकिन 440 वोल्ट का झटका तो हमने सुना था, 65 वोल्ट के झटके की प्रधानमंत्री मोदी को याद क्यों आ रही है? और संदर्भ बता दूं कि पहले चुनाव आयोग ने कहा कि 64.66% वोटिंग हुई। बाद में चुनाव आयोग ने 0.42% बढ़ाकर कहा कि भैया 65.08% वोटिंग हुई है। और इससे पहले रात में स्ट्रांग रूम की बिजली चले जाना, सीसीटीवी बंद होना, पिकअप वैन का पहुंचना और प्रधानमंत्री के ये 65 वोल्ट के झटके की बात करना सीता मैया की धरती पर, सब कहते रहे सब मिले हुए हैं जी क्या? नहीं नहीं, अब ये सब कहना सब मिले हुए हैं, ये अभी आप कैसे कर सकते हैं? ये हिस्टोरिकल है जरूर, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, लेकिन ये 65% पहुंचाने में बिहार की महिलाओं का बड़ा योगदान है। 9%, पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 9% अधिक महिलाओं ने वोट किया है। और द ऑल क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार। तो प्रधानमंत्री जी भी इस बार अगर कुछ फसल काटेंगे यहाँ बिहार में, तो उसके मतलब वो बीज, उसकी खाद, उसकी पानी, जो सब तैयारी की है वो नीतीश कुमार ने की थी, और उसी का नतीजा है। ये 20 साल की मेहनत का नतीजा है। देखिए, लोकतंत्र में बिहार जैसे मतलब 2005 के बाद से 2005 अक्टूबर में मात्र 46% वोटिंग हुई थी, और कभी भी 57% से अधिक नहीं गया। 57-58 रहा, और ये 65 जो नहीं, गया एक है। बार एक बार 62% गया था। तो लेकिन ये 65 जो हिस्टोरिकल मान रहे हैं हम लोग, सब लोग मान रहे हैं, वो जो है ये 20 साल की मेहनत का नतीजा है। नहीं, और आपने जो महिला वाला जो वोटर का जिक्र किया, तो जो हम M+M के फॉर्मूले की बात कर रहे थे, तो उसमें पहला M मतलब महिला वोटर। और ये नीतीश कुमार की मेहनत है, प्रधानमंत्री की कोई मेहनत नहीं है, अमित शाह की कोई मेहनत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो फसल बोई वो काटेंगे थोड़ा बहुत, तो वो नरेंद्र मोदी काट लेंगे, लेकिन मेहनत नीतीश कुमार की। एग्जैक्टली, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि आप देखिए, एक दिन में सब कुछ नहीं बदलता राजनीति में। और जो ये कहते हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये असल में झूठ बोलते हैं सारे लोग। नीतीश कुमार ने कभी ऐसा नहीं कहा था आने के समय। मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर या और भी जगहों पे जब जाते थे, पत्रकारों से मिलते थे, तो एक ही शब्द का इस्तेमाल करते थे कि जब बिहार में जंगल राज नहीं है, मतलब बैड गवर्नेंस नहीं है, वो एक शब्द यूज करते थे, बैड गवर्नेंस नहीं है। लोग कहते थे ना गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस। नीतीश कुमार कहते थे नो, दिस इज नॉट बैड गवर्नेंस, इट इज कंप्लीटली द एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस है ही नहीं, तो गुड या बैड क्या होगी? तो नीतीश कुमार की पहली चुनौती यही थी कि आप प्रेजेंस ऑफ गवर्नेंस दिखाइए। वो उन्होंने किया, स्पिरिट ट्रायल किया, क्राइम के रेट कम किए, और जो सबसे बढ़कर उन्होंने किया विमेन एम्पावरमेंट का काम पिछले 20 साल में, साल दर साल पंचायती राज के आरक्षण से लेकर के नौकरियों में आरक्षण, महिलाओं को नहीं, सरकारी। लेकिन लेकिन पिछले 20 साल की मेहनत की बजाय फिर चुनाव के टाइम में आपको 10-10 हजार रुपए डालने पड़े। चुनाव नहीं के नहीं टाइम में आपको 10-10 हजार रुपए डालने पड़े। नहीं, कांग्रेस कह रही है कि रिश्वत था। राष्ट्रीय जनता दल के तो प्रवक्ता मनोज झा ने चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग को कि ये खुलेआम रिश्वत दी जा रही है, आप इस पे रोक नहीं लगा पा रहे। तो वो भाई 10 हजार की मेहनत थी कि 2005 से चली आ रही मेहनत का कमाल था? भाई देखिए, अगर 10,000 रुपए की मेहनत अगर आप बताएंगे, तो ये एक स्टेट्समैन के साथ ना इंसाफी होगी। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी अब लगभग खात्मे की ओर है। तो अब हम उनका असेसमेंट इस चुनाव से नहीं करेंगे। अब नहीं, उनका लेकिन असेसमेंट, ये कैसे स्टेट्समैन जिनको चुनाव के टाइम में और चुनाव के बीच में
महिलाओं के खाते में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजने पड़े। ये 2 साल पहले भी भेज सकते थे, 4 साल पहले भी भेज सकते थे। और मजबूरी इसी कि खर्चा बजट तो बिहार सरकार का है, वो दे लेकिन रहे हैं उस ऑलरेडी उस आप लेकिन उस संतोष लेकिन भाई उस योजना को लॉन्च जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाया जा रहा है। तो नहीं ये नहीं तो खुलेआम रिश्वत ही होगी ना। संतोष नहीं नहीं, बिल्कुल रिश्वत नहीं है संतोष भाई। देखिए, पार्टियां चुनाव से पहले इस तरह की निर्णय लेती है, ठीक है। और जब एक बार निर्णय हो जाता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, नहीं, उसको आप रोक लेकिन नहीं सकते। लेकिन लेकिन सचिव भाई, नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के राजनीतिक करियर में यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी भी चुनाव की बेला में इस तरह का फैसला नहीं लिया। 2025 के विधानसभा चुनाव में पहली बार उन्होंने चुनाव से कुछ पहले 10 हजार रुपए की योजना लॉन्च की, और चुनाव के दौरान वो पैसा कई किस्तों में महिलाओं के खाते में गया। ये तो सीधे सीधे आप चुनाव आचार संहिता तो नहीं कह सकते, नहीं लेकिन नहीं, नैतिकता का उल्लंघन है। और नीतीश नहीं है। कुमार ने कभी ऐसा नहीं किया था, 2025 में उनको ऐसा करना पड़ा। हाँ ठीक है, वो करना पड़ता है कई बार, नेताओं को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है हर बार। माहौल देखिए, फिर भी मैं बात जो कह रहा हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं है कि वो महिलाओं को कुछ दे रहे हैं। आप याद करिए कि क्या वो 50% आरक्षण पंचायती राज में देकर बिहार पहला स्टेट बना। ये क्या महिलाओं के लिए कोई गिफ्ट नहीं था? ये मतलब उनके एम्पावरमेंट के लिए एक काम नहीं था? 35% नौकरी में हॉरिजॉन्टल, मतलब सबको ये रिजर्वेशन देना बिहारी महिलाओं को। आपको डोमिसाइल में 80% जो वो रिजर्वेशन है नौकरी में वो महिलाओं को देना, सरकारी नौकरी देना। और मतलब गरीब छोड़िए, पिछड़े छोड़िए, सवर्ण परिवार की महिलाओं को घर की देरी से निकाल देना, बाहर लाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको इतना मजबूत बनाना, ये कोई 10,000 रुपए का सिर्फ कमाल नहीं है। अगर ये कोई कहता है तो मैं मानूंगा कि ये मतलब वो पॉलिटिकल एक प्रिजुडिस है। आप किसी नेता का आकलन उस तरह से नहीं कर सकते हैं, खास करके नीतीश कुमार का। और जो सत्ता में होता है उसको एक एज होता है तो वो कुछ डिसीजन ले सके। इस पर हम लोगों ने पहले भी बात की है। बाकी कौन लोग नहीं करते हैं इस तरह के निर्णय? तेजस्वी यादव ने क्या 30,000 सभी जीविका दीदियों को नौकरी देने की बात नहीं की है? और वो सत्ता में आ जाते हैं, देते हैं, तो क्या वो रिश्वत है? नहीं, रिश्वत नहीं है। ये एजेंडा है, ये इनका घोषणा पत्र है, ये इनका विजन है कि हम आएंगे तो ये करेंगे। और हम चूंकि ऑलरेडी हैं तो हम ये कर रहे हैं। अंतर सिर्फ आपने जो इतना है। एम फैक्टर की बात कही, दर्शकों के सामने थोड़ा सा मैं वो आंकड़ों के जरिए रख देता हूं कि जो कहा जा रहा है कि जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, महिला वोट पिछली बार के मुकाबले 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 9.34% बढ़ा, जबकि पुरुष वोट है वो तकरीबन 7% बढ़ा। ये आंकड़ा दैनिक भास्कर के हवाले से आया। और अब मैं सबसे अधिक महिला वोट कहाँ गए वो भी जरा बता देता हूं। मीनापुर में 77% महिला मतदाताओं ने वोट किया, बरूराज में 73%, साहेबगंज में 72%। सबसे कम जो महिला वोट पड़े वो दीघा में 42%, बांकीपुर में 41%, कुम्हरार में 40%। और पहले फेज में जो महिला वोट कहाँ पड़े कैसे पड़े उसका आंकड़ा भी पूरी तरह से दे रखा है। और महिला वोटों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी वो एक तरह से समीक्षकों को चौंका रही है। और जैसा कि शशि भाई ने कहा कि ये महिला मतदाता नीतीश कुमार की मेहनत का फल है, यानी ये नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के पास ये महिला मतदाताएं गई। अब ये महिला नीतीश मतदाता कुमार क्या के नरेंद्र मोदी के पास गए कि नहीं गए, क्या बीजेपी के नहीं उम्मीदवार पता के है। पास गए कि नहीं गए? मैं आपको मुजफ्फरपुर पारू विधानसभा की कहानी सुना रहा हूँ। जो मुजफ्फरपुर, जहाँ पे 76% वोटिंग हुई है मुजफ्फरपुर जिला में, तो वहां पे आरएलएम के उम्मीदवार हैं। सिलेंडर छाप बिल्कुल नया एक चुनाव चिन्ह है। लेकिन वहां पे जो मेरी अपनी रिपोर्ट है, एकदम पक्की रिपोर्ट है, एक बूथ की जहाँ पे 338 महिलाएं हैं और 333 पुरुष हैं। 5 महिलाएं वहां भी ज्यादा है। उस 338 में से करीब 250 पोल हुआ है, उसमें से 125 50% अक्रॉस द कास्ट। जिसमें बताने वाले ने मुझे यह भी बताया कि उसमें यादव भी थे, मुस्लिम भी थे। उन्होंने जाके आरएलएम के कैंडिडेट को वोट किया और ये कहते हुए वोट किया है तो जो हमको दे रहा है हम उसको कैसे नहीं दे। तो अच्छा, ये जो ये विधानसभा वही विधानसभा है जहां से लगातार 4-5 बार बीजेपी के विधायक जीते थे और इस बार समझौते में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दिया गया था, ये वही विधानसभा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अशोक सिंह वहां से जीतते रहे हैं, निर्दलीय है इस बार वो।
और आरजेडी के चांसेस भी वहां ठीक है, शंकर राय वहां के कैंडिडेट है। और पहले ये माना जाता था कि ये लड़ाई जो है शंकर राय और अशोक सिंह के बीच में है। कल वोटिंग के बाद ये लड़ाई सीधे शिफ्ट होकर आरएलएम और आरजेडी के बीच हो गई है। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं वहां लोकल में कि इस बार अगर आरजेडी के शंकर राय नहीं जीते तो कभी नहीं जीतेंगे। तो अच्छा, ये जो ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी के जो उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या? नहीं, मेरी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उनके क्योंकि चाचा इस तरह की खबर निकल कर सामने आई चाचा थी कि विशेष राय। नित्यानंद राय ने अपने रिश्तेदार को जिताने के लिए जानबूझकर वो सीट, बीजेपी की विनिंग सीट, उस उम्मीदवार को ना देकर उन्होंने आरएलएल के कोटे में दे दिया ताकि वोटों का बिखराव हो, क्योंकि उनको पता था कि बीजेपी के जो लगातार जीत रहे वो निर्दलीय लड़ेंगे, फिर वोटों का बिखराव होगा और राष्ट्रीय जनता दल से उनके रिश्तेदार हो चुनाव जीत सकता है जाएंगे। कि इस तरह के आरोप नित्यानंद राय पर लगे थे। अगर इन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये भी हो सकता है कि उनका ये सपना जो है कहीं टूट न जाए। बिल्कुल, तो ये महिला समझ रहे हैं? मतदाताओं का खेल। और अगर नीतीश कुमार के समर्थन वाली महिलाएं अगर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को भी वोट दे रही है बिल्कुल। तो अपने आप में थोड़ा सा ये चौंकाने वाली बात है। लेकिन इससे तो एक बात तो तय हो गई है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, इसमें महिलाएं ज्यादा हैं, तो नीतीश कुमार जो पिछली बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों में से 115 सीटों पर लड़कर कुल मिलाकर 43 सीटें जीते थे, इस बार पहले चरण में ही उनका आंकड़ा 40 पार हो गया है। और कोई इसमें दो राय नहीं है कि हो सकता है कि वो 45 भी आ जाए अकेले अपने दम पर, 45 भी आ जाए, 50 के आसपास भी आ जाए। मतलब नीतीश कुमार इस बार जो है 40 से ऊपर तो पहुंच। संतोष भाई, 25 सीटें पिछली बार तो सीधे सीधे चिराग पासवान ने उनको हराया था, उसका डेटा है। 25 सीटें पिछली बार जितने मतों से उनके कैंडिडेट हारे थे जदयू के, उससे ज्यादा वोट एलजेपी को आया था। वो स्थिति इस बार नहीं है। तो 70 तो वो पिछली बार थे, 70 वो पिछली बार थे। अब ये 9% बढ़ने के बाद ये आंकड़ा कहाँ जाएगा मुझे नहीं मालूम। नहीं, 70 वो पिछली बार थे, लेकिन पिछली बार भी 70 के पास भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि 75 राष्ट्रीय जनता दल था, भारतीय जनता पार्टी 74 थी, 43 पे आ गए थे। इस बार जदयू की सिंगल बात लार्जेस्ट कर रहा पार्टी हूँ। बनने जा रहे हैं क्या? इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, मैंने 70 जो कहा पिछली बार वो जदयू के लिए ही कहा कि 25 सीटें तो क्लियरली वो नहीं, तो हार चुके थे। इस बार 80 क्रॉस करेगा क्या जनता दल यूनाइटेड, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी? कर जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कर जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेरे लिए कोई आश्चर्य नहीं होगा। अगर वो अच्छा, 60 से एक कम सीटें पाते हैं, अगर वो 60 से कम सीटें पाते हैं तो मुझे ज्यादा आश्चर्य होगा। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री तय है। अरे वो तो ऐसा भी तय था, वो 50 भी लाए 40 भी लाए तो भी मुख्यमंत्री तो नीतीश जी को ही बनना है। अभी कल क्लियर करना पड़ा है ना भाजपा वालों को कि नहीं मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। अभी सदन में नेता चुनवा रहे थे। तो बिहार और नीतीश कुमार वो आदमी है जो यहाँ पे सारे चाणक्य और धुरंधर जो है वो आके और खत्म हो जाते हैं। नहीं, तो पहले चरण के चुनाव में जो आंकड़े आए, उसके बाद प्रधानमंत्री की एक मीटिंग, अमित शाह की फटकार, इन तमाम चीजों के बाद अगले दिन हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नीतीश कुमार का कटआउट भी लग गया। तो नीतीश तो सीएम बन रहे हैं, ये बीजेपी भी मान रही है। लेकिन नीतीश कुमार शायद इस देश के इकलौते ऐसे नेता में है जिनका मुख्यमंत्री तो सलामत रहता है, और वो ये तय करते हैं। मतलब बिहार एक ऐसा राज्य हो गया जहां मुख्यमंत्री नहीं बदलता, उप मुख्यमंत्री बदलता है, विपक्ष का नेता बदलता है और विधानसभा का स्पीकर बदलता है। तो मुख्यमंत्री तो तय है, लेकिन उप मुख्यमंत्री, क्या चचा का मन डोलेगा कि इधर मन नहीं लग रहा उधर चले जाए? नहीं, सेकुलरिज्म की गंगा तो आप कहते ही हैं। अब ये मन की बात जब आपने की तो मन की बात तब देखी जाएगी जब मन भर जाएगा या कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर इसमें जो आपने पहले भी इशारा किया है, ऑपरेशन लोटस और सिंधे टू और इस तरह की चीजें, अगर इन चीजों से ये लोग बाज नहीं आएंगे भाजपा के लोग, तो चाचा है, कभी भतीजा से मिल सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी ही नारा चल रहा है कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, क्यों चल रहा है। तो देखिए असल में बात यही है कि पिछले 30 सालों से जो राजनीति बिहार की बदली है वो मंडलवादी राजनीति की धारा है। चाहे वो नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो। तो देखने में दो पार्टियां हैं, राजद और जदयू।
लेकिन उसका गर्भनाल का संबंध है, आइडियोलॉजिकल साम्य है दोनों में। एक सोशल जस्टिस करता है, दूसरा सोशल इंजीनियरिंग करता है। नीतीश जी, माफ कीजिए, लालू जी नो डाउट वो भी एक स्टेट्समैन कैटेगरी में है, लेकिन उनसे ज्यादा दिमाग लगा वो, ये इस बात को खुद लालू जी ने सदन में कहा है कि हम लोग के मुंह में 32 में दांत होता है, नीतीश जी के पेट में भी दांत है। वो तो अच्छा, लालू जी एक ने। ऐप की बात तो हो गई, एक ऐप की बात तो हो गई महिला। दूसरे ऐप की बात करते हैं मुस्लिम, जो इस देश की राजनीति का एक बड़ा फैक्टर रहा है। मुस्लिमों को क्या ये समझ आ गया उत्तर प्रदेश की राजनीति से, महाराष्ट्र की राजनीति से? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब 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 तक तीन बड़े राजनीतिक दल रहे, तब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उतनी स्ट्रांग राजनीतिक दल के रूप में उभर नहीं पाई। एक बार 91 में सत्ता मिली, लेकिन बाद में एक तरह से विदाई हो गई। लेकिन जैसे ही तीसरा राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की राजनीति में कमजोर हुआ, यानी बहुजन समाज पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध घोड़ा जो है वो तेजी से दौड़ने लगा। बिहार में अब तक तीन बड़ी राजनीतिक पार्टी 15-16% वोट बैंक लेकर नीतीश कुमार भाजपा को भी कंट्रोल में रखते रहे, राष्ट्रीय जनता दल को भी कंट्रोल में रखते रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों ही ये संदेशा दे रही थी कि नीतीश कुमार का राजनीतिक एरा जो है वो खत्म हो गया, नीतीश कुमार का राजनीतिक दौर वो खत्म हो गया। तो मुसलमानों को ऐसा लगा, मुस्लिम मतदाताओं को ऐसा लगा कि नीतीश के खात्मे होने का मतलब है कि सीधी लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में, और फिर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का जो विजयी रथ का घोड़ा है वो तेजी से दौड़ने लग जाएगा। तो क्या मुस्लिम मतदाताओं ने इस बार रणनीति के तहत नीतीश कुमार को किया कि ताकि उनका जो वोट बैंक है, जो उनकी राजनीतिक ताकत है, कम से कम वो तो बढ़ती हुई रहे, ताकि बीजेपी को वो कंट्रोल में रख सके? ऐसा भी कई तरह का फैक्टर उभर कर सामने आ रहा है क्या? और वो भी तब जब उन्होंने 10,000 वाली योजना थी, उससे मुस्लिम महिलाओं को और खासतौर से पसमानदा मुस्लिम महिलाओं को, बहुत ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। तो क्या मुसलमानों ने भी इसी तरह से सोच के वोट किया जेडीयू के उम्मीदवारों को? मैं इस सवाल का ऊपर हम लोग चर्चा करें उससे पहले मैं मतलब एक बताऊंगा, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि आपने बड़ा अच्छा एक लाइन दिया, M+M। मैं कह रहा हूँ कि जितने समीकरण है, माई बाप A to Z, इन सब पर भारी पड़ेगा M²। तो आप आज एक नई राजनीतिक शब्दावली गढ़ सकते हैं संतोष भाई। आपके पास ये एडवांटेज है M² का कि आप वो कर लीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल होने वाला है। जो वोट बढ़ सकता था मुसलमानों का, उसके लिए प्राइमरी तौर पे दो पार्टियां थी बिहार में, एक जनसुराज और दूसरा MIM। जनसुराज एक्सपोज हो चुकी है ऑलरेडी, वहां वो जाएंगे नहीं, क्योंकि वो उपचुनाव में ही एक्सपोज हो चुके थे 4 सीटों पे, जहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं ने उनको वोट दिया, और वो सारी की सारी सीटें चली गई थी एनडीए को, और वो सारी की सारी चारों सीटें महागठबंधन की थी। तो अब मुसलमान जन सुराज को वोट नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। अगर वो देते हैं तो दे, उनकी मर्जी। MIM का जो सवाल है, सीमांचल में पिछली बार अमेजिंगली 5 सीटें उन लोगों ने जीती, बाद में 4 उसमें से आरजेडी में आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वैसी स्थिति शायद न हो, वो वोट अपना बटने न दे। तो फिर भी अगर वो जाएंगे तो दो जगह तो जरूर जाएंगे। एक जो आपने M+M कहा, मैं कहूंगा इसको M² कर लीजिए, और एक ठीक है। माई, एक माई है, माई और M² यही रहेगा। और मजेदार तौर पे M² माई पर भारी पड़ेगा। नहीं, M² माई पर भारी पड़ेगा, इसका मतलब सीधे हाँ, सीधे है कि जो 15% जो वोट बैंक था नीतीश का, अगर उसमें 2-2.5% भी मुस्लिम वोट एक तरह से जुड़ जाता है, तो इसका मतलब नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बड़ा राजनीतिक दल के रूप में उभरेंगे। और अगर वो किसी भी सूरत में 80 क्रॉस कर जाते हैं, तो जब 80 क्रॉस कर जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए वैकल्पिक राजनीति की तरफ तो नहीं जाएंगे। क्योंकि राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार कमंडल के साथ रहते हुए भी मंडल की राजनीति करते आए हैं, बिल्कुल लेकिन एक बिल्कुल, नो सपना तो डाउट। उनके दिमाग में है ही कि 2013 में जिस तरह से बीजेपी ने उनको धोखा दिया, 2014 में जिस तरह से बिहार की जनता ने उनको हरा दिया, और उसके बाद किस तरह से उनको जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, फिर जीतन राम मांझी को हटाना पड़ा, फिर वो बगावत करके निकल गए। तो स्कोर तो सेटल करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अपने दोस्तों को भी नहीं भूलते हैं
और अपने राजनीतिक दुश्मनों को भी नहीं भूलते हैं। तो खरना का अगर ऐसा होता है खरना तो का फिर एक नए प्रसाद वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत होगी। खरना का प्रसाद नीतीश कुमार चिराग पासवान के यहाँ जाकर खा चुके हैं। तो जो शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, उसमें एक एंगल अगर चिराग पासवान का भी हो तो कोई बहुत आश्चर्य मत मतलब करने की जरूरत नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं वो फैक्चुअली और क्रोनोलॉजी के हिसाब से बड़ा सटीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उनके साथ अब क्या सलूक, अब तक जो हुआ पिछली अभी मतलब टिकट बंटवारे के दिन से लेकर के कल तक परसों तक जो ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ वो कतई ठीक नहीं था, कतई नाकाबिले बर्दाश्त था। इसको नीतीश कुमार ने बहुत पुख्ता तौर पे जाहिर किया और अपने शर्तों पर सबको झुका कर लाए। अब आगे वो क्या करते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं, रिजल्ट आने देते हैं। लेकिन एम स्क्वायर जो उन्होंने बना दिया है, और भाई साहब इसमें एक एम तो 15% है, लेकिन एक एम जो है ना वो 50% है। तो जहां नहीं, पचास आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, बड़ा एक बहुत ही अपने करीबी व्यक्ति के साथ एक बार बैठे हुए थे। ये तकरीबन 6 महीने साल भर पहले की बात है कि आप वापस बीजेपी के साथ जा रहे हैं, मंत्री बन गए। तो उन्होंने कहा भैया देखो, बीजेपी से अगर आपको लड़ना है तो बीजेपी के तरीकों से ही लड़ना होगा। ये बात सही है कि जब मेरा बुरा वक्त आया, मेरे पिताजी चले गए, तो मेरे परिवार को तोड़ दिया गया, मेरी पार्टी को तोड़ दिया गया, मेरा घर खाली करवा लिया गया, 12 जनपद जिसमें मेरा बचपन गुजरा, और वो घर मुझे दोबारा कभी ना मिल सके। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उस घर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आवंटित कर दिया गया, क्योंकि वो जीवन भर रहेगा और उनके परिवार के पास वो घर जीवन भर रहेगा। तो चिराग पासवान इस बात को भूले नहीं है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात, जाते जाते आखिरी में इस सवाल को पूछना बहुत ज्यादा बनता है कि अगर अगर नीतीश कुमार ये पुरानी बातों को याद रखते हैं, चिराग पासवान पुरानी बातों को याद रखते हैं, लालू यादव और लालू यादव के परिवार में सबसे ज्यादा राबड़ी देवी, जिनका ये मानना है कि बेटा सीएम बने ना बने लेकिन डिप्टी सीएम तो बन जाए ताकि सरकार अपने हाथ में बनी रहे। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, जो कि जगन मोहन रेड्डी को इसलिए जेल नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर है कि अगर आपने जगन मोहन रेड्डी को उस मामले में गिरफ्तार किया तो उसकी आंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र अरबपति कारोबारी धन्ना सेठ गौतम अडानी तक पहुंचेगी। तो इन सबके अपने अपने हित जब मिल जाएंगे, तो बिहार के बारे में जो मैं कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव इस बार सिर्फ मुख्यमंत्री तय करने का चुनाव नहीं है। पटना में जो भूकंप आएगा, राजनीतिक भूकंप, वो वहां से 1,000 किलोमीटर दूर बैठे दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठे प्रधानमंत्री की कुर्सी भी हिलाएगा। हलचल वहां भी होगी क्या? नहीं देखिए, ये थोड़ा मतलब अर्ली हो जाएगा कहना। मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के सामने जो अभी चुनौती थी, वो एक चुनौती तो उन्होंने पार कर ली चुनाव वाली, लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है कि सेल्फ क्लींजिंग जो करना है उनको अपनी पार्टी का, वो दूसरों से अब लड़ने की जगह चाहेंगे कि मैं अपना रिप्लेसमेंट तैयार करूं। क्योंकि देखिए अब ठीक है, ये मास्टर स्ट्रोक हो गया, सारी चीजें हो गई, वो बड़ी पार्टी बन के आ भी जाएंगे, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, बट हु नेक्स्ट, उनकी उनके उनके उत्तराधिकार को कौन संभालेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और उनकी पार्टी का बचे रहना ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो अच्छे मार्जिन से अच्छी सीट के साथ वो आते हैं तो शायद सिंधे 2 या ऑपरेशन लोटस जैसा कोई गुंजाइश बचेगा नहीं। फिर भी एक समस्या उनके सामने है कि वो अपने पार्टी में किस पर भरोसा करे कि वो उनके बाद उसको संभालेगा। आप जो बातें कर रहे हैं उसके लिए मैंने आपको बताया कि खरना का प्रसाद वो चिराग पासवान के साथ घर पर जाकर खाए हैं। तो ये राजनीति में तो ये भी कहा जाता है, न कोई स्थायी दुश्मन न कोई स्थायी दोस्त। तो आप जो जिस ओर इशारा करना चाह रहे हैं वो भी अगर 6 महीने 1 साल का समय लेते हुए अगर वो वैसा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल बिल्कुल, आप आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसा लग रहा है कि M+M जो है वो MY पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि गुजरात का जो विजयी रथ है वो बिहार की धरती पर जाकर एक बार और रुक गया है। और ये भी एक बड़ी ऐतिहासिक तथ्य है। बिहार गरीब राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन बिहार में ऑपरेशन लोटस कभी भी भारतीय जनता पार्टी कामयाब अब तक नहीं कर पाई है, और इसलिए उसको पिछलग्गू पार्टी ही बनकर रहना पड़ रहा है।
तो हम बिहार के नेताओं को कितना भी गरिया ले, कितना भी उनकी आलोचना कर ले, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि भाई अभी वो उस तरह से ऑपरेशन लोटस के प्रभाव में आकर बिकाऊ नहीं है। एक आध 10-12 चल जाते हैं, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी टूटती नहीं है। नीतीश कुमार इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उसी तथ्य को साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शशि भाई, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत पावर धन्यवाद। पावर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, वो जो था ना आइंस्टाइन का फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आज आप एक नारा गढ़ ही दीजिए, पावर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। बिल्कुल, तो एक नया नारा आ गया है और ये नया नारा बिहार की राजनीति की एक सच्चाई बताता हुआ नजर आ रहा है। तो शशि भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक और तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जरूर देखते रहिए। अगर आप नए जुड़े हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए पुराने दोनों दोनों दर्शकों से अपील करूंगा, कमेंट करके जरूर बताइए आप हमारी राय से सहमत हो या असहमत हो। आपकी तारीफ प्रशंसा का भी स्वागत है, आपकी आलोचनाओं का भी स्वागत है। और अगर आप स्पेशल व्यूवर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मेंबर के तौर पर, तो आगे बढ़िए, ज्वाइन कीजिए। उसका खर्चा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 3 रुपए रोजाना से भी कम का खर्च है, महीने का 89 रुपए। तो इस चर्चा में इतना ही। मुझे और शशि शेखर भाई, हम दोनों को दीजिए इजाजत, और आप तमाम लोगों से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।